हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों के लिए है। तो ग्रेड 1 में ग्रेजुएशन बेस पे भरा गया था और ग्रेड 2 ट्वेल्थ बेस पे भरा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो कि इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के लिए भी है। ड्राइवर में भी आ जाता है क्या, व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। तो ये दोनों 10th बेस पे था और ये 12th बेस पे था। स्टेनोग्राफर में एक था ग्रेड 1 वाला ग्रेजुएशन पे और ग्रेड 2 वाला क्या था, 12th पे। तो इस सब का जो सिलेबस है, ये जितने सारे पोस्ट है सबका सिलेबस सेम है, जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 1 आवर का एग्जाम होगा। आप बोलिएगा सर एग्जाम कब होगा? देखिए, एग्जाम होने की संभावना है मार्च में होगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अभी जैसे जैसे तैयारी करवा रहे हैं वो तैयारी वीडियो भी क्लास भी चला है, क्लास भी देखिए और ई बुक भी लीजिए। आप बोलिएगा सर ई बुक कहाँ से ले? तो ई बुक के लिए आपको ये नंबर दिया गया है 7564864459। ये अपना गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आप बोलिएगा सर पेमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ, मिनिमम राशि है 70 रुपीज का, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए, ये बुक का प्राइस था जो 100 रुपया था, लेकिन अभी न्यू ईयर पर 30% डिस्काउंट चल रहा है, वो कारण अभी 70 रुपया में ही मिल रहा है। फिर बाद में इसको क्या बढ़ा के टाइम आने पे 100 कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, जिसमें आपको 4 ई बुक मिलेगा, 4 पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसको जीके जीएस भी बोलते हैं, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। ओके, तो चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे और ये पूरा ई बुक है जो एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। जो सिलेबस है, सिलेबस पर आधारित ई बुक है और इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में आपका अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम और क्या जो पासवर्ड लगवाना चाहते हैं, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड लगवा, ई बुक मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें आपके अनुसार पासवर्ड रहेगा। आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम ही शशि है, शशि@231, ऐसे जो भी अंक लगवाना चाहते तो वो पासवर्ड आपके अनुसार होगा। ओके, तो 70 रुपीज पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट और क्या, और मीडियम हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हमारे पास दोनों मीडियम में बुक है जो अवेलेबल है। ओके ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना कार्यक्रम है आज का। जो एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 6 क्लास पहले ही हो चुका है और ये 7वां क्लास है। और जो टेस्ट सीरीज है टीटी इक्वल टू एस कॉन्सेप्ट पे चला। बोलिएगा सर ये क्या है? पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज, यानी कि क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है ना। केवल आपको थ्योरी रूल पढ़ के चले जाइएगा तो सिलेक्शन होगा नहीं ना, इसलिए क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। तो सारे क्वेश्चन यहीं से, मतलब कि आपको ये जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया जाता है ना, इसी पैटर्न पे डाटा चेंज रहेगा, केवल पैटर्न यही रहेगा सेम। ओके, तो चलिए खुशी खुशी हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। 41 में क्या है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% अंकित मूल्य पर 10% एक बटा दिया जाए तो व्यापारी को 20% लाभ होता है। अब आप लोगों को हम बता दें कि आप कोई सामान लाने जाते हैं ना, तो यहाँ पे कहीं कोना में लिखा जाता है जो इतना रुपया 450 रुपया की है, लेकिन वहाँ जब दवाई ही लाने जाते हैं तो क्या करेगा कि वहाँ 10% आपको डिस्काउंट दे देगा। तो ये क्या हुआ, अंकित मूल्य हुआ, जिसको जो उस प्रिंट लिखा रहता है ना उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। उसके बाद क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जिसको सीपी भी बोलते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है, जो आप कितना में वो दवाई, मान लीजिए आप दुकानदार है तो आप उसको कितना में खरीद के लाएंगे, जिसको क्रय मूल्य बोलेंगे, और कितना में बेचिएगा, जैसे 10% 450 के 10% डिस्काउंट के बाद आप बेच रहे हैं तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो समझ गए ना, तीनों समझिए। पहले तो सीपी हो जाएगा जो कि आप खरीद के लाते हैं, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। उसके बाद एसपी हो जाएगा जो कि सेलिंग प्राइस, जिसको आप बेचते हैं। लेकिन अंकित मूल्य होता है जो कि उस पे अंकित रहता है वस्तु पर, जो मूल्य दिया हुआ रहता है कंपनी की तरफ से, जो इतना रुपया का वस्तु है, और उस पे ये भी रहता है जो कंपनी की तरफ से कुछ डिस्काउंट दे दिया रहता है। ओके, दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाए तो व्यापारी को 20% लाभ होगा। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए कि 450 में कोई वस्तु पर अंकित मूल्य है, इस पे वो क्या किया है कि 10% डिस्काउंट दे दिया है, 10% डिस्काउंट किया है, फिर भी
वो जो क्रय मूल्य सीपी अलग है ना, सीपी जिस क्रय मूल्य पर वो खरीद के लाया है उस पे उसको 20% की लाभ हुआ है। कितना? 20% की लाभ हुआ है। भले ये 450 रुपया अंकित मूल्य, उसमें वो 10% डिस्काउंट हो गया। आइए क्यों किया जाता है? जो ग्राहक रहता है ना उसको ठगने के लिए। आप बोलिएगा कैसे? तो दुकानदार बहुत चालाक होता है, कंपनी भी चालाक होता है। आप ही दवा लाने जाते हैं तो क्या हो रहता है कि अंकित मूल्य पर 10% दे देता है, और आप खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी वो दवा लेते हैं और लेके चले जाते हैं जो नहीं हमें 10% का डिस्काउंट मिला। भैया वो क्रय मूल्य उसका अलग रहता है, विक्रय मूल्य अलग रहता है, और जो अंकित मूल्य रहता है वो अनुसार बनाया जाता है अंकित मूल्य, कि उसको कंपनी वालों को और दुकान वालों को हानि न पहुंचे और आपको भी खुशी हो जाए कि नहीं दुकानदार हमारे प्रति वो है जो हमें 10% डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो ये समझ गए। ऐसे देखिए, क्वेश्चन केवल सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के साथ उसका पोल खोलना बड़ी बात है। तो वही पोल खोल है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन समझिए। जो अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है जो, तो उसे 20% की लाभ होता है। जो खरीद के लाया था उस पर उसको 20% की लाभ होता है। यदि वह 20% बटा दे तो उसे कितना लाभ होगा? यानी कि 10% अगर डिस्काउंट देने पे उसको क्या होता है कि 20% की लाभ होता है जो क्रय मूल्य सीपी पे। तो अगर वही बोला है 20% अगर डिस्काउंट दे देंगे तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? ये तो कंफर्म है कि जे 20% अगर डिस्काउंट देगा तो ये जो परसेंटेज लाभ है ये क्या होगा? कमेगा। तो कमेगा तो इसमें ऑप्शन ऐसे भी देख के हम लोग मार सकते थे, लेकिन सब है 20 से कम ही, इसलिए यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चलेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य, जो वस्तु का क्रय मूल्य x है और जो अंकित मूल्य है वो p रुपया है। क्या? x रुपया इसका क्रय मूल्य है। जो खरीद के जो दुकानदार है जो वस्तु को खरीद के लाया x रुपया में, और उसी को पे अंकित मूल्य है जो p रुपया है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि 10% क्या है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता है तो 20% उसको लाभ होता है क्रय मूल्य पे। तो p का अगर 10% करेंगे, 10% क्या डिस्काउंट? 100 में से 10 यानी 90/10 हो गया। और वही उसको लाभ x रुपया है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पर उसको क्या 20% यानी x का 120, ये बचपन से ही पढ़ाते परसेंटेज से आ रहे हैं ना, 120/100 यही है ना, 100 प्लस 120 यानी 120/100, क्योंकि यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा, लाभ हुआ है, और यहाँ डिस्काउंट दिया है तो 10 माइनस हो जाएगा। इजकल टू कीजिएगा ना तो p और x, यानी कि जो अंकित क्रय मूल्य है और अंकित प्राइस में क्या है रिलेशन निकल जाएगा। तो रिलेशन निकल के क्या आ जाएगा? p इजकल टू 4/3x। क्या हो जाएगा? p इजकल टू 4/3x। उसके बाद देखिए क्या है, 20% का बट्टा देने पर वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो 20% है उसको बट्टा देने पर वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए 20% का अगर बट्टा देने पर जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अगर 10% दिया था, मान लीजिए वस्तु का कीमत 100 रुपया है, तो 100 में से वो 10 डिस्काउंट दे दिया है, 90 रुपया हो गया। कितना परसेंटेज में है? 90 का परसेंट निकालना है तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे इनटू p का, यानी कि जो रुपया कितना है जो अंकित प्राइस p है इसका। तो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, 20% जो डिस्काउंट देने पे, तो 10 माइनस हुआ था, यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा ना इंटू p। तो यहाँ पे आप p का वैल्यू यहाँ से तो हम लोग निकाल चुके हैं 4/3। तो इसका x का वैल्यू इजिली, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 16/15x। ओके, 16/15x ये क्या आ जाएगा? जो 20% डिस्काउंट देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है 20% के बाद जो क्रय मूल्य हम लोग निकाले थे, देखिए क्रय मूल्य x रुपया है, x रुपया क्रय मूल्य रहेगा रहेगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे है हम लोग पहले 20% अगर कोई, यहाँ पे क्या है जब विक्रय मूल्य निकालिए ना तब ना आपको पता चलेगा कि कितना में वो आदमी सामने वाला दुकानदार है जो वस्तु को बेचा है, ताकि उसको क्या हो, लाभ हो सके। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 20% के बाद 16/15x हो गया। तो अब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जो लाभ प्रतिशत अगर निकालना रहता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, जो लाभ होता है वो डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने, ये देखिए
कैसे निकलेगा? अब लाभ कैसे कितना हुआ? तो 100 रुपया में वो बेचा है, कितना क्रय मूल्य फिक्स रहेगा, 100 रुपया में ही बेचा है। केवल क्या किया है कि जो डिस्काउंट है ना ये 20% कर दिया है, तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू, मान लीजिए कि अगर 20 रुपया में कोई वस्तु वो बेच रहा है और वो 10 रुपया में खरीद के लाया था, तो लाभ लाभ कितना हो जाएगा? लाभ इक्वल टू 20 में बेचा है और 10 में खरीद के लाया, यानी 10 रुपया हो जाएगा, तो यही लाभ हो जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 16/15 यार 16/15x है, लेकिन वो खरीद के तो 1 ही रुपया में लाया था ना, खरीद खरीद तो पहले ही लिया था 100 रुपया में, केवल वो खेला खेला किसके साथ? डिस्काउंट के साथ। तो यानी इतना में खरीद बेचा है और इतना खरीदा है, तो दोनों माइनस हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ हो जाएगा ना। तो वहीं पे यहाँ पे सेम किया है, लाभ इक्वल टू लाभ 16/15x यानी 16/15x माइनस एक्स, जो कि लाभ हो गया, और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य x है इंटू 100। तो ये करने पर आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर x और नीचे x आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ 20/3% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 6.2/3% का लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ? 6.2/3, सी फॉर चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य अन्य पाइप दूसरे हौज को, एक अन्य पाइप है जो दूसरे हौज को 18 घंटे में। एक पाइप की देखिए हौज अलग अलग है कि एक पाइप एक हौज को 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को, हौज सेम है, सॉरी पाइप अलग अलग है, जो हौज है ना वो सेम है। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य पाइप, पाइप अलग रहेगा, पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि एक क्या करता है कि भरने का काम करता है, कितना? 12 घंटा में ये क्या करेगा? भरेगा। और एक क्या करता है जो नीचे से 18 घंटा में ये खाली कर देता है। एक पाइप है जो 12 घंटा में पूरा टंकी फुल कर देता है, और दूसरा पाइप इससे नीचे से निकला हुआ है जो कि 18 घंटा में इसको खाली कर देता है। तब क्या बोला? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझिए, जो आपके साथ वो क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर, ये समझ लीजिएगा ना, क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिएगा। देखिए एक पाइप है, इसको भरने में एक यहाँ से पाइप आ रहा है, 12 घंटा पूरा लग जा रहा है। सेम दूसरा पाइप नीचे से निकला है जो कि 18 घंटा में इसको खाली कर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि अगर मान लीजिए कि 12 घंटा में पाइप भर देता है और ऊपर से भराएगा और नीचे से हम इसको खाली करेंगे, दोनों पाइप अपना काम करेगा, तो पूरा हौज भरने में कितना टाइम लग जाएगा? टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से भराते जाएगा और यहाँ से खाली करते जाएगा। लेकिन ये आपको अनुमान से दिख रहा है कि ये 12 घंटा में ही भर देता है तो 18 घंटा खाली, यानी कि इसके बराबर जो इफिशियंसी दोनों का सेम नहीं है। इफिशियंसी जो ये नीचे वाला पाइप है इसका खाली करने का क्षमता है, जो निकलने का क्षमता है वो कम है, और भरने वाला का ज्यादा है। यही कारण 12 घंटा में ही भर देता है, ये 18 घंटा में खाली कर पाता है। तो आप बोल रहा है दोनों को अगर साथ में चालू कर दिया जाए तो जो टंकी है वो कितना टाइम में पूरा फुल हो जाएगा? जो ये 12 घंटा में भर रहा है, ये 18 घंटा में खाली कर रहा है, तो दोनों साथ में काम करेगा तो कितना देर में भरेगा? तो देखिए दोनों पाइप खोलने पर 1 घंटे में भरा हौज का भाग, यानी कि 1 घंटा मान लीजिए चला रहे हैं, ये भी काम कर रहा है, 12 घंटा में ये भर रहा है, और ये क्या है कि 12 घंटा नहीं, 1 घंटा में हम लोग 1/12 ले लेंगे, क्योंकि ये 1/12 किस 1 घंटा का जो एक हौज है, तो एक हौज का 12 घंटा लगता है, तो एक हौज को भरने में 12 घंटा लगता है, वही है जो एक हौज को भरने में 18 खाली करने में 18 घंटा लगता है। तो यहाँ पे निकल रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए हौज है, तो हौज यहाँ से भरा जा रहा है और यहाँ से निकलता जा रहा है, तो पानी तो बर्बाद निकल रहा है ना, आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ माइनस हो गया। ओके, तो 1 घंटा में भरे जाने, यानी कि हौज को भरने में 1/12 भरने में टाइम लगता है, और 1/18 जो कि खाली करने में, तो इसलिए ये बीच में माइनस आ जाएगा, जो कि 1/36 होगा। जो दोनों पाइप खोलने पर 1 घंटे में भरा हौज का भाग है जो 1/36 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में भरा हौज का भाग 1/36 है, तो टोटल
36 घंटा, 1 घंटे में तो 36 घंटा लग जाएगा ना। मान लीजिए 1 घंटे में 1/36 भाग ही भर पाता है। एक भाग भरने में मान लीजिए एक हौज को 12 घंटा लगता है, एक भाग को वो 18 घंटा खाली, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो 1/36 भाग 1 घंटा में भरता है, तो टोटल भरने में 36 घंटा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बताइए। 1/36 है, 1/36 भाग 1 घंटा लगता है, तो 36 घंटा में टोटल भाग हो जाएगा। तो पूरा हौज भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 36 घंटा हो जाएगा, जो कि कहाँ आंसर है, बी फॉर बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई दूसरी 100 मीटर रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। कितना, 10 सेकेंड में। देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि पहली रेलगाड़ी का रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी का रफ्तार होगी, क्या होगी, ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। यानी कि एक रेलगाड़ी यहाँ से 150 मीटर वाला इधर से आ रहा है और 100 मीटर वाला इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चला, ये इधर से आएगा तो ये इधर से, तो दोनों को क्रॉस करने में 10 सेकेंड टाइम लग जाता है। यदि पहली रेलगाड़ी का रफ्तार कितना है, पहली रेलगाड़ी मतलब 150 मीटर वाले का लंबाई कितना, जो रफ्तार है, चाल है, जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी ये पूछा है। तो सिंपल आपको यहाँ क्या करना है, जानते हैं क्या करना है। यहाँ पे सिंपलीफाई आपको क्या करना है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी क्या करना है, दूसरी निकालना है, तो इसको सापेक्ष गति निकाल लेना है। और क्या करना है, हमको क्या पूछा है, जो 100 मीटर वाला जो लंबी रेलगाड़ी है ना उसका स्पीड पूछा है, तो उसका स्पीड पूछा है तो उसको हम लोग x मान लेंगे। क्या मानेंगे, सबसे पहले माना कि दूसरी रेलगाड़ी का जो गति है, चाल है, स्पीड है वो x किलोमीटर पर घंटा है, और जो पहली है वो तो दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 30 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान करता है, कि किस दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है, विपरीत दिशा में। तो दोनों रेलगाड़ी के बीच जो सापेक्ष गति है ये पूछा है, तो सापेक्ष गति कितना हो जाएगा, 30 + x। 30 + x क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर यही एक ही दिशा में रहता ना तो वहां पे माइनस हो जाता, लेकिन एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, लेकिन दोनों क्या है कि एक ऐसे क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे क्रॉस करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह बचपन से ही, जब से एप्टीट्यूड पढ़ाना शुरू किए हैं तब से ही पढ़ाते आए हैं। अगर विपरीत दिया रहेगा सापेक्ष गति में, अगर कुछ नहीं आ रहा है फिर भी हम ये बता रहे हैं सापेक्ष गति निकालना है, क्योंकि दो रेलगाड़ी है, यहाँ पे दो वस्तुओं का वो मिलन है, तो दो वस्तुओं में अगर विपरीत दिया रहेगा तो यहाँ सापेक्ष गति में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वही विपरीत न दे के एक समान गति रहता है, एक ही दिशा में जाता रहेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ विपरीत है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ किलोमीटर पर घंटा है, और अपने को जो आंसर है वो देखिए सेकेंड, ये 10 सेकेंड है, तो इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को, तब जाके बात बनेगा। मतलब देखिए कितना लोग है जो ये क्वेश्चन वगैरह तो रट के जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये जो यूनिट है ना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कारण सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाता है, और वहाँ टाइम भी लग जाता है, और माथा जो अपना है वो एग्जाम में सही आंसर नहीं दे पाते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, जो 30 + x ये तो सापेक्ष हो गया, तो इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में, तो दूरी इक्वल टू समय इंटू गति, ये तो 40 इक्वल टू दूरी बटे समय आ गया, यही सेम फार्मूला है। लेकिन हमको क्या है, दूरी दे दिया है, दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों ट्रेन का लंबाई दूरी हो गया ना 150 मीटर, ये 150 मीटर हो गया, एगो 100 मीटर हो गया, तो दोनों का लंबाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना, यही दूरी में ना हमको लेना है। तो ये हो गया, दूरी हमको मीटर में है, ठीक है। उसके बाद समय भी 10 सेकेंड है, सेकेंड में सही है। उसके बाद ये भी मीटर पर सेकेंड में, टोटल चाल हम निकाल, सापेक्ष चाल है, यहाँ पर जब दो वस्तुओं का होगा ना तो आप वहां पे सापेक्ष गति, सापेक्ष चाल, जो सापेक्ष गति है वो निकाल लेना है। सापेक्ष गति भी यहाँ हम निकाल चुके हैं। यहाँ से सिंपली आपको क्या, x का वैल्यू निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन का काम आपके ऊपर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा, 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये जो 100 मीटर वाला लंबी ट्रेन है ये चलती है, और ये 30 किलोमीटर, ये 150 मीटर वाली। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी फॉर चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस है जो कि 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जो है चलती है, और उसमें कौन बैठा है? शाहरुख खान। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए ये तो हो गया। उसके बाद 44 देखते हैं। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में जो अनुदिश है कोई दूरी है जो 8 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में। मान लीजिए जिस दिशा में जो पानी का चाल है ना, उसी चाल में वो 8 घंटा में ही दूरी तय कर लेता है नाव, और वही विपरीत दिशा में वो 10 घंटा लगा देता है। आगे क्या क्वेश्चन बोला? यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ओर की दूरी कितना है ये पूछ रहा है। डिस्टेंस सेम है, यही डिस्टेंस तय करने में जो धारा के दिशा में अगर नाव चल रहा है तो उसको 8 घंटा लगता है, और वही डिस्टेंस को धारा के विपरीत दिशा से अगर वो चल रहा है तो उसको 10 घंटा। डिस्टेंस सेम है, केवल ये पूछा है कि एक एक ओर की मतलब जाने में कितना डिस्टेंस, मतलब दोनों नदी का बीच का जो एक दिशा में। ये देखिए क्या पूछा है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी, एक ओर की ओर दूरी बोल रहा है, एक ओर की दूरी ही बोला है। दोनों ओर की ओर दूरी बोलता तो उसमें इंटू 2 कर देते। इसी तरह क्वेश्चन फंसाएगा। आपको यहाँ एक ओर की दूरी बोल दिया, और कोई क्वेश्चन में आपको फंसा के बोल देगा दोनों ओर की दूरी बताइए। आप वहां पे आंसर में एक और दूरी निकाल दीजिएगा, और आंसर में वहां ऑप्शन में रहेगा और मार के आ जाइएगा, और वो गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। देखिए मानना तो जरूरी है, एप्टीट्यूड है। माना नाव की शांत जल में नाव की शांत जलधारा में गति, यानी नाव की जो गति है वो है कितना? u किलोमीटर पर घंटा। ये नहीं दिया है तो हम लोगों ने मान लिया कि ये जो नाव का जो गति है u किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से है। तो दूरी हम लोग निकालेंगे। तो दूरी क्या होगा कि देखिए, यदि धारा का गति 1 किलोमीटर, जो नदी का धारा है उसका गति 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे हमको ये केवल टाइम दे दिया है कि धारा के दिशा में 8 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे लगा लेता है। तो सिंपल हमको इसको क्या करना है? दूरी इजकल टू क्या होता है, जो अभी बचपन से ही पढ़ते हैं, दूरी इजकल टू समय गुने गति। तो गति कहाँ से निकलेगा? तो समय तो 8 घंटा दे दिया यहाँ भी, और विपरीत दिशा में तो देखिए धारा के दिशा में, यानी कि u नाव का चाला +1 हो जाएगा, क्योंकि वो आर उसको अगर मान लीजिए ये धारा की दिशा में जा रहा है, और ये धारा का भी जो धारा का स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये ऐड हो जाएगा ना। 8 मतलब 8 घंटा में वो चला जाता है। क्यों कम टाइम लगता है? क्योंकि नाव का स्पीड बढ़ जाता है। तो नाव का स्पीड u है तो u+1 हो जाएगा ना। तो u+1 जो कि इसका क्या हो जाएगा? चाल हो गया नाव की जो धारा के दिशा में, इंटू 8 उसका समय हो गया। लेकिन सेम हो जाएगा ना u-1, क्योंकि वो धारा के अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में आना है तो -1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि धारा का गति 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये जो 1 किलोमीटर पर घंटा है वो काट के आएगा ना धीरे धीरे, वही कारण है उसमें 10 घंटा लग जाता है। तो ये विपरीत दिशा में ये हो गया चाल हो गया नाव का, ये समय हो गया। इजकल टू करेंगे दोनों में, यू का मान इजिली निकाल लेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको करना है, जो कि यू का मान 9 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है। तो देखिए नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी कितना हो जाएगा? नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी, इसमें से या तो यू यहाँ वैल्यू पुट करके आप दूरी निकाल सकते हैं, या यू यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करते हैं, ये पहलुका वाला में जो धारा के दिशा में करते हैं, तो यू 9 है, 9 + 1 10 × 8, यानी कि 80 किलोमीटर एक ओर की दूरी। वो 80 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है और 80 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आता है, लेकिन हमें यहाँ एक ओर की दूरी पूछा है इसलिए 80 किलोमीटर हो जाएगा। अगर दोनों ओर की दूरी मतलब ये पूछ देता कि कितना वो दूरी तय किया नाव धारा के दिशा और विपरीत दिशा दोनों में, तो 180 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको केवल पूछा एक ओर की, तो इसलिए 80 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर कहाँ है? सी फॉर चेन्नई में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। यदि नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, 3 मीटर क्या है? गहरी है, और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, जो पानी का जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा? जो उसका पानी है सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा ये पूछा है। तो देखिए 45 है, तो 1 घंटे में वह पानी का आयतन क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर
1 घंटा, यानी कि पर 1 घंटा में कितना 2 किलोमीटर के स्पीड से वो चल रहा है पर 1 घंटा में। तो क्या है, इसको हम लोग इजीली 1 घंटे में पानी का आयतन निकाल सकते हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ किलोमीटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 किलोमीटर है तो क्या मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर से 1000 से गुना करते हैं, 1000 से, तो 1000 से गुना करेंगे तो यार 2,40,000 घन मीटर इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में गिरने के लिए सिंपल ये क्या है, ये आपको क्या चीज में है, ये आपको पर 1 घंटा का है। तो अगर मिनट में करेंगे 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 60 कर देंगे, तो ये 4000 घन मीटर। ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए आप लोग ये आंसर टिक मार के आ जाइएगा जो कि गलत है। यहाँ पे हम लोग को पूछा है जो लीटर में कितना है, तो घन मीटर है ना, घन मीटर से अगर लीटर में करना है इंटू क्या करना है, इंटू 1000 से क्या करना है, गुना कर देना है, जो कि इसका हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख चाल। देखिए फिर से काउंट कीजिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40,000 लीटर क्या है जो पानी गिरेगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में फंसाया जाता है। आप वहां जाइएगा, डी मार के आइएगा, जो कि ये घन मीटर में है। अपने को क्या चाहिए, मीटर मिनट जो कितना लीटर में चाहिए, तो लीटर में तो उसको इंटू 1000 करना पड़ेगा, तब ये जाके 40 लाख जो लीटर है वो पानी 1 मिनट में गिरेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, किसी परीक्षा में जो 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में 85 तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखिए, सबसे पहले 80% है जो कि किसमें, अंग्रेजी में, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। तो ये 75% है दोनों में, तो दोनों जो अंग्रेजी और ये दोनों को मिक्स करेंगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन ये क्या करना है कि 80% यहाँ है जो उम्मीदवार अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में यहाँ पे 75 है, तो ये 5 ही होगा ना, दोनों ऐड होगा तब ना 80 होगा, जो कि अंग्रेजी में टोटल ओवरऑल दे दिया है। उसके बाद सेम यहाँ पे 85% है, तो 85% में क्या है कि यहाँ पे देखिए 75 और 10 करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो दोनों विषय में फेल होने वाले की संख्या 10% हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये तो 5%, 75% और 10% ऐड कर देंगे और 100 मान लेंगे टोटल परसेंटेज है, उसमें से माइनस कर देंगे ये तीनों, तो क्या जो बचेगा वही ना फेल हो जाएंगे। 10% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों विषय में फेल हो गए। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, जे यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो कि फेल हुए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। देखिए कैसे घुमा रहा है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी 10% लड़का फेल हो गया है, और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं जो 10% है, किसके बराबर, जो क्या है, देखिए 45 इक्वल टू 10% के बराबर है, क्योंकि 10% ही लड़का फेल हुए हैं ना। तो टोटल उम्मीदवार कितना हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करते 45 का 10% निकालते तो 10/100 हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 100/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुत्तीर्ण दे दिया है और टोटल क्या पूछा है, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये भी नहीं पूछा है जो टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, ये पूछा है जो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए। तो टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए जो संख्या दिया रहेगा अनुत्तीर्ण, उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दे दिया गया है क्या, और जो पास नहीं हुए हैं वो 45, और ये किसके बराबर है, 10% के बराबर है। तो 45 बट्टे में 10 इंटू 100 हो जाएगा ना। यही सेम यहाँ प्रोसेस अपनाया है ना, जैसे 10% किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो 45 है, तो 45 के बराबर है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 45 इंटू ये 10% आ जाएगा तो 100 होगा, 45 इंटू 100 ये इधर जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है, जो कि टोटल संख्या 450 आ गया, तो 450 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी होगा। ओके, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ये 450 भी होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ देता जो उत्तीर्ण स्टूडेंट का संख्या एक स्टेप और आगे बढ़ता,
जाता, तो 450 में से 45 जाता ना, तो वो उतनी स्टूडेंट का संख्या हो जाता। ओके, और यही अगर 80% इंग्लिश में पूछ देता तो 450 का 80% हम लोग निकाल लेते, जो कि इंग्लिश में, वही गणित में तो 85% निकाल लेते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा, केवल आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछने का जो नजरिया है वो इधर उधर करते रहेगा। और हम बता रहे हैं ये सीरीज अभी चल रहा है ना, आज इसमें एक दो क्वेश्चन हम कम लाए हैं क्योंकि आज कोई कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। अब क्या है कि जो सीरीज आएगा चारों सब्जेक्ट का सीरीज आएगा, और टी टी इक्वल टू एस कॉन्सेप्ट पे अपना सीरीज आएगा। ये क्या है, पहले हम लोग थ्योरी रूल देखेंगे, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम चाहे जो भी हो, डीआरडीओ का एग्जाम में जो भी स्टेनोग्राफर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो भी असिस्टेंट पद के लिए, ड्राइवर के लिए, फायरमैन के लिए, जो भी है सबका जो सिलेबस सेम है और क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ओके, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा। जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया है तो इस नंबर पे जो बताए हैं पेमेंट है, चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा। 70 रुपया में आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहा है, समझ रहे हैं। आप अगर बुक लेने जाइएगा ना तो आपको 500 से 1000 रुपया लग जाएगा चारों सब्जेक्ट का बुक लेने में, लेकिन यहाँ मात्र आपको हम 70 रुपया में प्रोवाइड करा रहे हैं। ई बुक है, आप इस पे पेमेंट कीजिए, इसी पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, हम आपको वो बुक प्रोवाइड करा देंगे। ओके ना, तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा जो क्लास कैसा चल रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।